हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 36 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3076 मीडियम मार्क तो है, बट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा और थॉट प्रोसेस भी इतना स्ट्रेट होगा कि आपको ये मीडियम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ बना सकते हो इसको। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। इसमें बोलता है कि प्रॉब्लम का नाम है शॉर्टेस्ट अनकॉमन सबस्ट्रिंग इन एन अरे। यू आर गिवन एन अरे ARR ऑफ साइज n। आपको एक ARR दे रखा है जिसमें टोटल n स्ट्रिंग्स होंगे। देखो एक ARR है, उसमें n स्ट्रिंग्स है, 1 2 3 4, n=4 है यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया। अब फाइंड अ स्ट्रिंग अरे आंसर ऑफ साइज n। आपको एक आंसर अरे निकालना है जिसका भी साइज n होना चाहिए, जिसमें आंसर i की वैल्यू देखो क्या बता रहा है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग ऑफ ARR i। जो भी ARR i है इसका शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग जो दैट डज नॉट अकर एज अ सबस्ट्रिंग इन एनी अदर स्ट्रिंग। ठीक है, इस CAB का शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग जो बाकी सबस्ट्रिंग में, बाकी स्ट्रिंग्स के सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, वही आंसर आई होगा। ओके, इफ मल्टीपल सच सबस्ट्रिंग्स एग्जिस्ट आंसर आई शुड बी द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। अगर आंसर और मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वाला आपको चुनना है। एंड इफ नो सच सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट आंसर आई शुड बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, देखते हैं इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ये CAB है मान लेते हैं। ठीक है, देखो इसका लेंथ कितना है, n=4, टोटल 4 स्ट्रिंग्स है, तो आपका रिजल्ट का साइज भी 4 ही होना चाहिए। पहले हम निकालते हैं इसका, आई मान लेते हैं यहाँ पर है, CAB है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, CAB जो है उसके जितने पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स है पहले वो देख लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये जो CAB मेरा स्ट्रिंग था ना, उसके सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग लिख दिए मैंने। देखो ये सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स है उसके। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें वो सबस्ट्रिंग जो सबसे छोटा हो और वो बाकी स्ट्रिंग के में ना प्रेजेंट हो एज अ सबस्ट्रिंग। तो पहला सबस्ट्रिंग मुझे इसका C दिखा, तो देख लेते हैं इसके अलावा बाकी में देखना है। यहाँ पर C है एज अ सबस्ट्रिंग, नहीं है, बढ़िया। यहाँ पर C है एज अ सबस्ट्रिंग, नहीं है, बढ़िया। यहाँ पर C है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो इस C को मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सबस्ट्रिंग CA पे, है ना। अभी देखो CAB का ही सारा सबस्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं, है ना। तो CA पे आए तो देखता हूँ यहाँ CA प्रेजेंट है क्या एज अ सबस्ट्रिंग, नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर भी नहीं प्रेजेंट है, इधर भी नहीं प्रेजेंट है, तो CA एक मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला है ना कि अगर मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए आंसर, आपको शॉर्टेस्ट भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे सारे सबस्ट्रिंग को चेक करना पड़ेगा जो बेस्ट आंसर दे सके। बट हाँ, एक CA मुझे आंसर मिला है जो बाकी स्ट्रिंग में नहीं प्रेजेंट है एज अ सबस्ट्रिंग। बढ़िया, अब CAB पे आते हैं। ठीक है, तो CAB देखो ना यहाँ प्रेजेंट है, ना यहाँ प्रेजेंट है, ना यहाँ प्रेजेंट है, एज अ सबस्ट्रिंग नहीं प्रेजेंट है, तो CAB मेरा एक करेक्ट आंसर है। CAB भी मेरा एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आया A, तो A प्रेजेंट है क्या इस पे, हाँ प्रेजेंट है। देखो एज अ सबस्ट्रिंग तो प्रेजेंट है ना, इस AD का बहुत सारा सबस्ट्रिंग हो सकता है, एक तो A हो सकता है, एक D हो सकता है, एक AD हो सकता है। तो देखो एक A सबस्ट्रिंग है ना ये तो, और ये वाला A यहाँ प्रेजेंट है एज अ सबस्ट्रिंग, तो ये इसीलिए ये A को मैं आंसर नहीं ले सकता, है ना। तो ये A मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभी AB पर मैं आया, देखता हूँ AB कहीं पर भी प्रेजेंट है क्या एज अ सबस्ट्रिंग, नहीं यहाँ तो नहीं प्रेजेंट है, इधर भी AB प्रेजेंट नहीं है। देखो AB एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो बढ़िया, मतलब AB भी मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, B में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या B प्रेजेंट है बाकी स्ट्रिंग्स में एज अ सबस्ट्रिंग, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है। देखो इधर B में यहाँ प्रेजेंट है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे चाहिए था कि कहीं पर प्रेजेंट ना हो, बट ये तो प्रेजेंट है B, है ना, तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। तो पॉसिबल आंसर मुझे 3 मिले, एक मिला CA, एक मिला CAB, एक मिला AB। तो क्वेश्चन में क्या था, शॉर्टेस्ट निकालना है ना, शॉर्टेस्ट अनकॉमन सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट कौन है, CA और AB, दोनों का लेंथ 2 है, CAB का लेंथ तो 3 है, इसको रिजेक्ट मार दे। ठीक है, तो छोटा लेंथ है, इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2 है, और अगर 2 लेंथ का है तो याद करो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, अगर मल्टीपल आंसर आ गया तो लेक्सिकोग्राफिकली जो स्मॉलेस्ट होगा वो आपका आंसर होना चाहिए। तो CA और AB में लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन है, AB है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि A पहले आएगा मेरे डिक्शनरी में, है ना, तो मेरा आंसर AB होगा। तो देखो यहाँ आंसर AB लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इस ith इंडेक्स का, बस इसका आंसर निकालने के देखो इतना माथा पेची करना पड़ा, है ना। ठीक है, इस CAB का आंसर AB आया। ओके, इसी तरह AD का अगर देखोगे, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ AD का, तो AD का भी सारा सबस्ट्रिंग लिखेंगे,
एडी का भी मान लेते हैं सारा सबस्ट्रिंग निकल गया, और उस सारे सबस्ट्रिंग में हम ढूंढेंगे वो सबस्ट्रिंग जो सबसे छोटा हो और वो किसी में प्रेजेंट ना हो, इनमें से किसी में भी प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो यही हमें करना पड़ेगा। तो सब बड़ा सिंपल सा थॉट प्रोसेस देखा जाए तो, जो हमें करना है क्वेश्चन में तो एज इट इज बोल दिया है, हाँ भाई कर ले, यही करना है, जो करना है ना, मतलब सब सबस्ट्रिंग निकाल और उसको ढूंढते चल, किसी में नहीं होना चाहिए वो। तो ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। तो भाई ब्रूट फोर्स अप्रोच ट्राई करने में क्या दिक्कत है आपको? इंटरव्यू में थोड़ी वो डायरेक्ट बोले ऑप्टिमल अप्रोच इंप्लीमेंट करके दिखाओ, पहले तो ब्रूट फोर्स मारोगे ना, तो पहले हम लोग ब्रूट फोर्स मारेंगे। तो ये सिंपल सा थॉट प्रोसेस हमारा यही है, अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट प्रोसेस। वो क्या है देखो, मैं हर एक स्ट्रिंग का, जैसे ये CAB है, इसका सारा सबस्ट्रिंग निकाला था, याद है? फिर एक एक सबस्ट्रिंग को चेक मारना है कि ये इसमें प्रेजेंट है क्या, फिर ये CA एज अ सबस्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है क्या, ये इसमें प्रेजेंट है क्या, जो प्रेजेंट नहीं है किसी में भी, है ना, ऐसा सबस्ट्रिंग जो किसी में प्रेजेंट, जैसे ये C है, ये इसमें भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसमें भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसमें भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा वैलिड आंसर हो सकता है। ठीक है, और जो वैलिड आंसर्स होंगे उसमें से शॉर्टेस्ट और लेक्सिकोग्राफिकली शॉर्टेस्ट निकाल के देना है। ठीक है, तो वो CAB का आंसर होगा। सिमिलरली AD का मैं लिखूंगा सारा सबस्ट्रिंग, उसका आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो मैं सारा स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग अभी लिख देता हूँ आपके सामने, फिर दिखाता हूँ आंसर कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने सारे स्ट्रिंग्स का, अरे में जो इनपुट स्ट्रिंग था, सारे स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग लिख दिया, सारा सबस्ट्रिंग। CAB का लिख दिया, AD का लिख दिया, BAD का और C का लिख दिया, सबका लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले याद है CAB का हमने आंसर निकाल लिया था, राइट? क्योंकि देखो कैसे निकाला था, पहले ये सबस्ट्रिंग का चेक किया कि ये किसी और में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एज अ सबस्ट्रिंग, बट ये तो प्रेजेंट था, है ना, ये प्रेजेंट था इसमें, है ना, तो इसलिए ये मेरा रिजेक्ट हो गया। तो हमें आंसर मिला था CA, CAB और ये AB, ये तीनों सबस्ट्रिंग ऐसा था जो यहाँ प्रेजेंट नहीं था, इन तीनों में किसी में प्रेजेंट नहीं था, है ना, तो उसमें से हमने बेस्ट चुना था AB, क्योंकि ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आया था AB, है ना, AB आ गया था, बढ़िया। अब आते हैं AD में। अब देखो AD का पहले तो सारा सबस्ट्रिंग मैं निकालूंगा, तो निकाल लिया, चल बढ़िया। अब एक एक करके सारे सबस्ट्रिंग को चेक मारते हैं कि क्या ये मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो पहले मैं A को चेक करता हूँ, इसको चेक करता हूँ, तो देख लेता हूँ कि ये AD के लिए आंसर निकाल रहे हैं ना, तो AD के अलावा जितने स्ट्रिंग्स है ये उनमें चेक करेंगे, कहीं पर भी ये वाला A एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, क्लियर कट A है यहाँ पर एज अ सबस्ट्रिंग, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरा A आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे क्या चाहिए कि ये सबस्ट्रिंग, ये जो A है, ये किसी भी स्ट्रिंग में एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बट ये तो पहले ही वाले में प्रेजेंट हो गया, है ना, तो ये तो गया पानी में, है ना, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। AD को देखते हैं, क्या AD एज अ सबस्ट्रिंग कहीं पर प्रेजेंट है, इसमें और इसमें देख लेते हैं। CAB, इसमें AD प्रेजेंट नहीं है। BAD, हाँ इसमें AD प्रेजेंट है, ये देखो, है ना, तो AD भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, गया ये भी पानी में। अब आते हैं D पर, तो देखते हैं D यहाँ प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, D यहाँ लेकिन प्रेजेंट है, तो ये D भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा सबस्ट्रिंग चाहिए जो कहीं पर प्रेजेंट ना हो, है ना। ओके, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो कोई मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी। और क्या, क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर आंसर नहीं मिलता है तो एम्प्टी डाल देना आंसर में। ठीक है, अब आते हैं BAD पे, तो BAD के सारे सबस्ट्रिंग पहले तो मैंने लिख दिए, है ना, तो पहली मेहनत आपको क्या करनी है कि जो भी स्ट्रिंग है उसका सारा सबस्ट्रिंग निकाल देना है। उसके बाद हर एक सबस्ट्रिंग के पास जाना है, इसके पास गए B के पास, और आप देखोगे कि BAD के अलावा, ये तो BAD है, इसी का तो सबस्ट्रिंग निकाला आपने, तो इसके अलावा जो है वहाँ कहीं पर भी ये B प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बट B तो पहले वाले में ही प्रेजेंट है, भाई तू तो गया, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो इसको मैंने कट कर दिया। BA को देखते हैं, BA एज अ सबस्ट्रिंग कहीं पर प्रेजेंट है क्या? इसमें नहीं प्रेजेंट है, इसमें ही प्रेजेंट नहीं है, इसमें ही प्रेजेंट, तो BA एक मेरा पॉसिबल आंसर है ना, BA मेरा एक पॉसिबल आंसर है, तो इसको मैं टिक मार कर रख देता हूँ। अभी और बेटर आंसर अगर मिलेगा तो अच्छी बात है। BAD देखते हैं, BAD एज अ सबस्ट्रिंग कहीं नहीं प्रेजेंट है, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, है ना, तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर है, तो इसको भी मैं टिक मार देता हूँ। AD एज अ सबस्ट्रिंग, हाँ ये रहा, यहाँ प्रेजेंट है ना, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। D एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एकमात्र आंसर क्या मिला? हाँ, दो आंसर मिले, एक BA और एक BAD। दोनों में से छोटा कौन है? BA छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका आंसर आया BA, है ना, इसका आंसर आया BA। तो अब लास्ट वाले C का देख लेते हैं। C का सिर्फ एक ही सबस्ट्रिंग है, चेक करते हैं इसको। C के अलावा, इसके अलावा बाकी स्ट्रिंग में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए C एज अ सबस्ट्रिंग, यहाँ तो प्रेजेंट है, ये तो गया पानी में, तो इसको तो मैं नहीं ले सकता C को आंसर में, आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका भी आंसर क्या होगा? एम्प्टी होगा। ठीक है, तो याद करो, तो इसका आंसर क्या आ गया? पहले वाले का AB शॉर्टेस्ट कॉमन अनकॉमन सबस्ट्रिंग, दूसरे वाले का कोई अनकॉमन था ही नहीं तो ब्लैंक आ गया, तीसरे वाले का BA निकाला हमने, और चौथे वाले का भी ब्लैंक आ गया, है ना, ये मेरा आउटपुट है।
ठीक है, तो देखा जाए तो आउटपुट यही था ना हमारा। ठीक है, बढ़िया। तो देखा जाए तो भाई आपको पता तो चल गया कि करना क्या है। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सोल्यूशन है कि पहले तो आप इस इनपुट में सारे स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग निकाल लें। CAB का सारा का सबस्ट्रिंग निकाल लिया, ठीक है, और सारे सबस्ट्रिंग निकाल लिया। फिर एक एक करके सारे सबस्ट्रिंग को चेक मारो, क्या ये सबस्ट्रिंग ये C इस CAB के अलावा, ये तो CAB है, इसी का तो सबस्ट्रिंग निकाला, तो इस पर क्यों चेक करोगे, इसके अलावा, है ना, इस CAB के अलावा बाकी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो यही तो करना है आपको। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है। तो देखा है तो जो अभी मैंने स्टोरी आपको कहानी सुनाई, उसका स्टोरी पॉइंट में अगर मैं लिखूँ सीडो कोड कि आपको क्या करना है इसको अचीव करने के लिए, इस सोल्यूशन को अचीव करने के लिए, तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा वो। तो देखो सबसे पहला स्टोरी पॉइंट जो मुझे दिख रहा था कि मैं इटरेट ऑन इनपुट अरे, मतलब इनपुट अरे जो दे रखा है मेरे पास, सब पे इटरेट मारूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियस से मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर है, और इसका मुझे फिर सारा सबस्ट्रिंग निकालना है। तो पहला पॉइंट वही है, इटरेट ऑन इनपुट अरे, मतलब आई, इसको यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, फॉर सारे इनपुट पे इटरेट करूँगा स्ट्रिंग, तो ऐसे कर लो, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, है ना। तो करंट आपका जो स्ट्रिंग है वो है अरे ऑफ आई है ना। अब आपको क्या करना था, इस अरे आई का सारा सबस्ट्रिंग निकालना है। तो सेकंड स्टेप वही था, फाइंड ऑल द सबस्ट्रिंग्स ऑफ ईच अरे आई। इस अरे आई का आपने सारा सबस्ट्रिंग निकाल दिया। और सबस्ट्रिंग निकालने का कोड तो बड़ा सिंपल है, वो आपको आता होगा, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा, है ना, अलग से, कि किसी एक स्ट्रिंग का सारा सबस्ट्रिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, सारा सबस्ट्रिंग मान लेते हैं, आपने निकाल दिया, वो आपका स्टेप 2 हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, इस सारे सबस्ट्रिंग में एक एक करके सारे सबस्ट्रिंग पे जाना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये C है। अब आपको इस आई इंडेक्स के अलावा जो बाकी इंडेक्सेस हैं के स्ट्रिंग है, देखना है कि ये C उनमें प्रेजेंट तो नहीं है ना एज अ सबस्ट्रिंग। तो मुझे इन लोगों के भी सबस्ट्रिंग चाहिए होंगे, राइट। तो मैंने आगे के स्टेप वही लिखे हैं। फाइंड स्टेप 2 तो क्लियर हो गया। स्टोरी पॉइंट 3 देखो, चेक फॉर ईच सबस्ट्रिंग, हर एक सबस्ट्रिंग में जाएंगे, इस अरे आई का सारा सबस्ट्रिंग मैंने निकाल लिया, विच इज, और सारा सबस्ट्रिंग निकाल लिया, एक एक सबस्ट्रिंग को पकड़ेंगे और देखेंगे विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर स्ट्रिंग अरे जे एज अ सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो अरे जे का मतलब मान लेते हैं अगर मैंने इस सी को मैं इस पे चेक करना चाह रहा हूँ, तो इसका भी मुझे सारा सबस्ट्रिंग पता होना चाहिए, है ना, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये सी प्रेजेंट तो नहीं है एज अ सबस्ट्रिंग इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब अरे जे का भी मुझे सारा सबस्ट्रिंग चाहिए होगा। यू नीड टू फाइंड सबस्ट्रिंग्स ऑफ अरे जे ऑल्सो। सबस्ट्रिंग निकालना तो आसान है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और अब देखो ध्यान दो, फिर उसके बाद क्या करना है, चेक कर करके यू चूज द शॉर्टेस्ट एंड लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन फॉर ईच अरे आई, एल्स अगर नहीं मिलता तो एम्प्टी रिजल्ट होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, सिंपल सा फॉर लूप ये सब लिखोगे और आपका हो जाएगा। मैं आपको कोड भी अभी दिखा देता हूँ, सूडो कोड। तो देखो यहाँ पर सूडो कोड मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला फॉर लूप किस चीज़ का है कि एक एक स्ट्रिंग के पास जाएंगे इनपुट में, उस स्ट्रिंग के सारे सबस्ट्रिंग्स निकालेंगे। देखो ये है ना, ऑल सबस्ट्रिंग ऑफ अरे आई हमने निकाल लिया है। सबस्ट्रिंग्स मान लेते हैं लिस्ट होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑब्वियसली एक लूप लिखना, यहाँ पर लूप चलाओगे आप सबस्ट्रिंग निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद सारे सबस्ट्रिंग पे आप इटरेट मारोगे। देखो ईच सबस्ट्रिंग, जो भी सबस्ट्रिंग निकल के आया उस पर सारे सबस्ट्रिंग पे इटरेट मारोगे। और इटरेट मारने के बाद शॉर्टेस्ट वेरिएबल मैंने ले लिया ताकि शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग निकाल पाओ आप, है ना। अब देखो हर एक सबस्ट्रिंग को आप क्या करोगे, ढूंढोगे कि सारे अदर स्ट्रिंग में वो एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो सारे अदर सबस्ट्रिंग में कैसे इटरेट मारोगे, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन अरे डॉट लेन जे प्लस प्लस, ठीक है। और जे आई के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप करंट अभी ith स्ट्रिंग का निकाल रहे हो, है ना। तो जे अगर आई के बराबर हो गया तब कंटिन्यू कर देंगे। उसके अलावा जितने स्ट्रिंग्स हैं, है ना, उसमें एज अ सबस्ट्रिंग नहीं प्रेजेंट होना चाहिए ये वाला सब str, ठीक है। तो अरे जे का मैं सारा सबस्ट्रिंग निकालूंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको लूप लिखना पड़ेगा एक सबस्ट्रिंग निकालने के लिए, ठीक है। सारा सबस्ट्रिंग निकाल लिया, फिर आप देख लेना बस कि ये वाला सबस्ट्रिंग जो है ना सब str, ये इस चेक सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं प्रेजेंट है तो वो मेरा एक वैलिड आंसर है, ठीक है। उसको मैं शॉर्टेस्ट में स्टोर कर लूँगा। बट मुझे और भी बाकी स्ट्रिंग का देखना पड़ेगा, है ना, बाकी सबस्ट्रिंग का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, चेक इफ सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट एज सबस्ट्रिंग इन चेक सब str। तो ये भी ऑब्वियस है, एक लूप से ही आप पता कर पाओगे, राइट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कीप अपडेटिंग, मान लेते हैं कि आपको यहाँ से शॉर्टेस्ट मिल गया आपको सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो अब ऑब्वियस बात है, अपडेट करते रहना, अपडेटिंग, कीप अपडेटिंग शॉर्टेस्ट वाला सबस्ट्रिंग, ताकि आप जब इस फॉर लूप से बाहर निकलो तो आपको शॉर्टेस्ट का एकदम सबसे छोटा वाला सबस्ट्रिंग मिला हो
और लेक्सिकोग्राफिकली भी सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। तो रिजल्ट में डालते चले जाएंगे। बट क्या ये कोड बहुत ही अच्छा है? मान लिया ब्रूट फोर्स है, बट ये क्या ये कोड बहुत अच्छा है? अब देखो ध्यान दो, बाहर वाला एक फॉर लूप चल रहा है, मान के चलते हैं, चलो हर एक फॉर लूप का n मान के चल लेते हैं, मतलब ऐसे ही मान के चल लेते हैं अभी। फिर यहाँ पर सबस्ट्रिंग निकालने के लिए भी आपको n स्क्वेयर चाहिए होगा। मान लेते हैं स्ट्रिंग का लेंथ भी n था, अरे आई का लेंथ n था, ठीक है। तो सारा सबस्ट्रिंग निकालने में n स्क्वायर चाहिए होगा, फिर उस सबस्ट्रिंग को स्टोर भी तो करना है, तो ओवरऑल यहाँ पर n क्यूब तो लग जाएगा आपको, ठीक है, सबस्ट्रिंग में। फिर हर एक सबस्ट्रिंग पर आप जा रहे हो, मान के चलते हैं आपके पास टोटल n स्क्वायर सबस्ट्रिंग निकल के आए। आपको पता होना चाहिए फॉर अ लेंथ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n टोटल n स्क्वायर पॉसिबल सबस्ट्रिंग आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी इसको मान लो ओ ऑफ n स्क्वायर यहाँ लगेगा इस फॉर लूप में, टोटल n स्क्वायर सबस्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से अरे लेंथ चल रहा है ओ ऑफ n लेंथ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ चेक्स, फिर से आप यहाँ सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो अरे j का, है ना, यहाँ पर अलग से n क्यूब लग जाएगा। फिर इस चेक सबस्ट्रिंग में आप क्या कर रहे हो, इटरेट मार रहे हो, है ना। तो कितने टोटल होंगे, n स्क्वायर यहाँ पर होगा, टोटल n स्क्वायर सबस्ट्रिंग पॉसिबल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अब अंदाज़ा लगाओ कितना घटिया कोड है ये, n इंटू एन क्यूब इंटू एन स्क्वायर इंटू एन क्यूब एन स्क्वायर, तो बहुत बेकार कोड हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कितना भी छोटा टेस्ट कंस्ट्रेंट हो, टाइम लिमिट एक्सीड जा सकता है, ये जाएगा ही डेफिनेटली, कंस्ट्रेंट इतना भी छोटा नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट इसका स्लो है सबसे ज़्यादा, और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा कोड और ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है। पहले तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखो प्रॉब्लम समझते हैं, ये हमारा इनपुट था और हमने सारा सबस्ट्रिंग मैंने लिख दिया आपके कन्वीनियंस के लिए। अब देखो ध्यान दो, पहले मैं इस स्ट्रिंग पर आता था, ठीक है। फिर मैं इसके पहले तो सारे सबस्ट्रिंग निकालता था, चलो बढ़िया निकाल लिया। फिर एक एक करके सबको चेक करता, इस सी को पकड़ा, इस एडी के पास गया और इस एडी का भी सारा सबस्ट्रिंग निकालता था। फिर चेक करता था कि सी कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। फिर बी ए डी का सारा सबस्ट्रिंग निकालता था, फिर चेक करता कहीं प्रेजेंट तो नहीं है, फिर सी का सारा सबस्ट्रिंग निकालता था, एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमने ए डी का, बी ए डी का, सी का सबस्ट्रिंग निकाला था यहाँ पर, बस इस सी को चेक करने के लिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर सी ए पर आए, ठीक है। फिर से ये देखो ए डी का सबस्ट्रिंग निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, सब में चेक किया। तो भाई बार बार क्यों आप सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो? अब जैसे मान लेते हैं फर्दर भी आप जब एडी का चेक करोगे तो एडी का सारा सबस्ट्रिंग निकाल लिया आपने, मान लेते हैं, ठीक है। आप ए पर आए, अब एडी के अलावा बाकी सबका आप चेक करना चाहोगे, ए को पहले इस पर चेक करोगे, फिर आप सी ए बी का सारा सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो, फिर बी ए डी का सारा सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो, फिर वहाँ पर चेक कर रहे हो कि ये वाला ए प्रेजेंट है कि नहीं। तो क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बार बार सबस्ट्रिंग निकालने की क्यों जरूरत पड़ रही है? सी ए बी का आपने जब एक बार निकाला था पहले ही, तो क्यों नहीं स्टोर कर लिया उसी वक्त? आपको तो उसी वक्त स्टोर कर लेना चाहिए था। तो पता सबसे बढ़िया एक इम्प्रूवमेंट हम क्या कर सकते हैं कि सबस्ट्रिंग को पहले ही निकाल के स्टोर कर लो ना कहीं पर, ताकि बार बार निकालने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्री कंप्यूट कर लो ऑल सबस्ट्रिंग्स, है ना, ताकि बार बार आपको निकालने की ज़रूरत ना पड़े। प्री कंप्यूट ऑल सबस्ट्रिंग्स एंड स्टोर इट, ठीक है। चलो प्री कंप्यूट तो कर लेंगे, स्ट्रिंग स्टोर भी कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या फर्दर फ़ायदा हो सकता है हमें। तो देखो यहाँ पर पहले प्री कंप्यूट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। जैसे मान लेते हैं सी ए बी का आपने सबस्ट्रिंग निकाल लिया सारा, अब आप एक एक करके सारे सबस्ट्रिंग को देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपने सी देखा पहले, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये सी आपको कहाँ चेक करना है, इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग सबस्ट्रिंग है आपको वहाँ चेक करना है ना। बट मैंने क्या बोला कि सारे सबस्ट्रिंग को पहले ही स्टोर करके रख लो कहीं पर। तो मान लेते कहीं पर स्टोर्ड है, ये सारे जो सबस्ट्रिंग है ये स्टोर्ड है कहीं पर, मान के चलते हैं। तो आपको बस यही चेक करना ना कि भाई ये सी कहीं पर प्रेजेंट तो नहीं है। देखो दिख गया मुझे यहाँ पर सी, तो मैप में स्टोर कर लेंगे ना कि भाई ये जो सी है वो प्रेजेंट है कि नहीं, है ना, कहीं और। तो काउंट स्टोर कर लेंगे सारे सबस्ट्रिंग का। जैसे सी जो है, सी एक सबस्ट्रिंग है, राइट। इसका काउंट कितना है, 2 है। एक तो यहाँ पर है और एक और कहीं पर है, ये रहा यहाँ पर है। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब मुझे ये सी अनकॉमन नहीं है, ये सी सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है किसी दूसरे स्ट्रिंग के एज अ सबस्ट्रिंग में यहाँ प्रेजेंट है वो, है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं हर एक सबस्ट्रिंग को निकाल तो लूँगा, प्री कंप्यूट कर लूँगा, लेकिन साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी रख लूँगा ताकि मुझे पता चल सके कि भाई कहीं वो और जगह प्रेजेंट तो है नहीं। जैसे मान के चलते हैं सी ए को देखो, तो सी ए एक सबस्ट्रिंग है। तो अब मैं देखूँगा कि बाकी में सबस्ट्रिंग में जो मैंने निकाला बाकी स्ट्रिंग का, उसमें सी ए प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। देखो सी ए का फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 ही रहा होगा, और वो 1 कहाँ से आया होगा, इससे आया होगा, ये रहा सी ए। उसके अलावा और कहीं सी ए है ही नहीं, देखो कहीं पर भी नहीं है।
तो इसीलिए मुझे फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी पड़ेगी हर एक सबस्ट्रिंग की। तो हमारा जो मैप बनेगा ना, इसका नाम मैं क्या दे दूँ, सबएसटीआर फ्रीक्वेंसी नाम दे देता हूँ इसका, इस मैप का। ये एक मैप है ना, अनऑर्डर्ड मैप ले लेना सबस्ट्रिंग से वर्सेस काउंट का। तो देखो हर एक सबस्ट्रिंग का मैंने काउंट यहाँ पहले ही लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। तो अब देखो काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है ना। आप सिंपली क्या करोगे, आप एक स्ट्रिंग पे जाओगे, पहले इनपुट पे जाओगे, मान लेते हैं आप CAB पर आए अभी, है ना। तो आप पहले सब इसका सबस्ट्रिंग आपने निकाल लिया, चल मान लेते हैं निकाल लिया। उसके बाद अब देखो ध्यान दो, उसके बाद आप क्या करोगे, एक एक सबस्ट्रिंग के पास जाओगे, आपने पकड़ा C को, तो डायरेक्टली मैप में ही चेक कर लो कि ये C कहीं प्रेजेंट है क्या, है ना। अगर C प्रेजेंट नहीं है तो मतलब ये मेरा परफेक्ट आंसर हो सकता है। अगर कहीं प्रेजेंट है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी पक्का एक से ज़्यादा होगी, एक तो यहाँ पर होगा, एक और कहीं पर होगी। तो देखो C की फ्रीक्वेंसी देखो 2 है, मतलब ये C मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो दूसरे सबस्ट्रिंग पे आए, CA पर आए, तो CA की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, C की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है ना। तो 1 होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियस है सिर्फ ये CAB का ही है वो, और कहीं पर इसके अलावा प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये मेरा एक वैलिड आंसर है, तो मैंने इसको स्टोर कर लिया आंसर में। बट आगे और भी देखना पड़ेगा, और भी परफेक्ट आंसर हो सकता है मिल जाए। CAB कहीं और प्रेजेंट ही नहीं है, CAB का फ्रीक्वेंसी देखो 1 होगा पक्का, है ना, 1 है, मतलब सिर्फ अभी वो करंट वाले में इसी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी मेरा एक पॉसिबल आंसर है, बट मेरा CA छोटा आंसर था, तो CA ही मेरा अभी तक आंसर मिला है मुझे। ए देखते हैं, ए का फ्रीक्वेंसी देखो, ए का फ्रीक्वेंसी 3 है भाई, बहुत जगह प्रेजेंट है ये, है ना। तो ऑब्वियस ये तो मेरा अनकॉमन नहीं है। अब मेरा मुझे मिला AB कहीं और प्रेजेंट ही नहीं है। AB की फ्रीक्वेंसी देखो, तो AB की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है, मतलब अभी जो करंट स्ट्रिंग है उसी में ही सिर्फ प्रेजेंट है AB, और किसी भी स्ट्रिंग में नहीं प्रेजेंट है एज अ सब स्ट्रिंग। तो ये भी मेरा एक करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ऑलरेडी मेरा आंसर CA था और CAB था और AB था। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, CA और AB, लेकिन उनमें से लेक्सिकोग्राफिकली छोटा कौन है, AB, तो मेरा AB आंसर होगा, है ना। B का भी फ्रीक्वेंसी देख लो, ज़्यादा होगा, B का फ्रीक्वेंसी कितना, 2 है, तो भाई ऑब्वियस है B कहीं और भी प्रेजेंट होगा, तो B भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल हो गया हमारा कोड, राइट। तो देखा जाए तो हमारा कोड इतना सिंपल हो गया, हमें सिंपल सा एक फॉर लूप लिखना है ना, जहाँ पर I = 0, I <= अरे डॉट लेंथ I++, ठीक है। और इस I का मतलब अरे I जो है, इसका पहले तो सारा सबस्ट्रिंग निकाल लो, है ना, सारा सबस्ट्रिंग निकाल लिया, ठीक है। अब हर एक सबस्ट्रिंग को बस आपको चेक करना है कि वो मैप में प्रेजेंट है भी कि नहीं। अगर है, ठीक है, अगर है तो उसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है, या तो वो प्रेजेंट ना हो तो बेस्ट है ना, ठीक है। अगर है तो देखो होगा तो ज़रूर, क्योंकि जिस करंट स्ट्रिंग का आप सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो उसका भी तो सबस्ट्रिंग हमने यहाँ ऐड किया होगा, है ना। जैसे CAB है, CAB का भी सबस्ट्रिंग हमने ऐड किया होगा मैप में, CA CAB A होगा तो ज़रूर, बट फ्रीक्वेंसी 1 ही होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी 1 का मतलब क्या है कि वो मेरा सिर्फ करंट सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट है, करंट वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट है एज अ सबस्ट्रिंग, बाकी कहीं प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चेक कर लेंगे, तो काफ़ी सिंपल हो गया हमारा कोड, तो है ना। इस सबस्ट्रिंग वाले पे इटरेट मारेंगे, फॉर ईच सबस्ट्रिंग, हर एक सबस्ट्रिंग पे जाएंगे, हमें बस चेक करना है मैप में, चेक इन मैप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मैप में आप क्या चेक करोगे। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो कि मैं यहाँ पर एक शॉर्टेस्ट नाम का वेरिएबल रख लूँगा कि मुझे कौन सा शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग मिला आंसर में। अभी तो एम्प्टी है ये, है ना। तो अब देखो मैं मैप में क्या चेक करूँगा वो देखो, ये मैं चेक क्या कर रहा हूँ वो देखना कि इफ़ जो मेरा करंट सबस्ट्रिंग है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, ईच सबस्ट्रिंग, है ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए। इफ़ MP ऑफ करंट सबस्ट्रिंग = 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड देखो 1 तो होना चाहिए, तो मेरा आंसर हो सकता है, बट हो सकता है शॉर्टेस्ट में मैंने ऑलरेडी कोई आंसर रख रखा होगा, ठीक है, या तो शॉर्टेस्ट का भी कोई आंसर मैंने रखा ही नहीं होगा। तो और क्या चेक करेंगे कि अगर शॉर्टेस्ट अभी भी मेरा एम्प्टी है, मतलब अभी तक मैंने आंसर इसमें डाला ही नहीं था कुछ, ठीक है, एम्प्टी होना चाहिए, या फिर शॉर्टेस्ट एम्प्टी ना हो, मतलब ऑलरेडी आंसर शॉर्टेस्ट में है, बट शॉर्टेस्ट का जो लेंथ है ना वो बड़ा निकल आया करंट वाले सबएसटीआर से, सबएसटीआर डॉट लेंथ, यानी कि करंट वाला सबएसटीआर छोटा है ना, तो ऑब्वियस है मैं उसको शॉर्टेस्ट में असाइन कर दूंगा, ठीक है। या फिर अगर दोनों का लेंथ शॉर्टेस्ट डॉट लेंथ अगर बड़ा नहीं है, मतलब इक्वल है, मतलब दोनों का लेंथ इक्वल हुआ, ठीक है, एंड लेकिन हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लेक्सिकोग्राफिकली शॉर्टेस्ट कौन है, मतलब जो करंट सब STR है, अगर वो छोटा निकल गया मेरा ऑलरेडी जो मेरा शॉर्टेस्ट वाले वेरिएबल में जो आंसर मैंने स्टोर कर रखा था, तो इन केसेस में मैं शॉर्टेस्ट में असाइन करूँगा करंट वाला सबस्ट्रिंग को, ठीक है।
सबसे पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि करंट वाला सबस्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी 1 होना चाहिए, मतलब वो और किसी भी स्ट्रिंग के में प्रेजेंट नहीं है एज अ सबस्ट्रिंग। दूसरी चीज़ कि या तो शॉर्टेस्ट एम्प्टी हो सकता है, मतलब अभी तक मैंने असाइन कुछ नहीं किया तो असाइन कर देंगे, या फिर शॉर्टेस्ट में ऑलरेडी कोई चीज़ असाइंड है लेकिन उसका लेंथ जो है वो बड़ा है करंट सबस्ट्रिंग से, तब इसमें आंसर असाइन कर सकते हैं। या फिर शॉर्टेस्ट का लेंथ और करंट जो सबस्ट्रिंग है उन दोनों का लेंथ इक्वल हो, लेकिन जो सबस्ट्रिंग जो करंट वाला है उसका लेंथ छोटा हो मेरा ऑलरेडी शॉर्टेस्ट में जो भी मैंने असाइन कर रखा है, तब मैं असाइन कर दूँ। इन 3 केसेस में मैं असाइन कर दूंगा शॉर्टेस्ट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जैसे ही शॉर्टेस्ट मुझे मिल जाएगा मैं लास्ट में यहाँ पर रिजल्ट में डाल दूंगा कि रिजल्ट डॉट पुश बैक शॉर्टेस्ट का जो भी आंसर आया है फॉर करंट ARR ऑफ आई। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस पे अब आई यहाँ पर था, अब आई यहाँ पर आएगा, फिर AD के लिए सेम काम करेंगे, सबका आंसर इसी तरह मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब कुछ बड़ा बढ़िया से समझ में आ गया। एक कॉर्नर केस है जो फंस जाओगे यहाँ पर, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो ध्यान देना, कॉर्नर केस। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं अगर आप ये कॉर्नर केस नहीं पकड़ पाए, मैंने भी सबमिट करके गलती करी तब जाके मैं पकड़ पाया, तो इट्स टोटली फाइन। ओके, तो देखो कॉर्नर केस समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, GBB C और D। तो सबसे पहले सबका सबस्ट्रिंग निकाल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। GBB का सारा सबस्ट्रिंग ये पॉसिबल है, C का एक ही सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, D का एक ही सबस्ट्रिंग पॉसिबल है। ठीक है, और मैंने मैप भी यहाँ बना के आपको दिखा दिया है। अब देखो ध्यान देना, मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है। ठीक है, G का 1 है, GB 1 है, GBB 1 है, B 2 टाइम्स आया है, BB 1 टाइम, C 1 टाइम, D 1 टाइम। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस GBB का पहले आंसर निकालता हूँ। ठीक है, इसका पहले सारा सबस्ट्रिंग निकाल दिया, पहले G को मैंने पकड़ा। अब मैं देखूंगा कि क्या ये G मेरे मैप में प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो है, और एक बार ही सिर्फ प्रेजेंट है, तो बढ़िया है, मतलब ये आंसर मेरा हो सकता है। तो मैंने इसको अभी टिक मार दिया कि ये मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, अब मैं आगे आया, GB देखा मैंने, GB का फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है मैप में, तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, मेरा एक शॉर्टेस्ट आंसर है जिसका लेंथ 1 है, तो ऑब्वियस मैं अभी इसी को आंसर रखूँगा सिर्फ। ठीक है, तो मेरा करंट आंसर ये, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, GBB को देखो, क्या ये मेरा करेक्ट आंसर है? हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो ये भी आंसर हो सकता है, बट इसका लेंथ 3 है ना, मेरे पास ऑलरेडी 1 लेंथ का आंसर है, मतलब मेरे शॉर्टेस्ट में ऑलरेडी G है स्टोर्ड, है ना। तो GB और GBB क्यों डालोगे, उसका लेंथ बड़ा है। बट हाँ, ये वैलिड आंसर था क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 1 थे। अब मैं आया B पे। अब देखो ध्यान देना, B की फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, देखो 2 दिख रही है। तो आपको क्या लगेगा ना कि B यहाँ के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट है, बट नहीं प्रेजेंट है भाई। देखो कि इनमें बी प्रेजेंट है, इनमें बी प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि बी खुद में ही ये जो बी है ना, इसी स्ट्रिंग में 2 बार आ चुका है, मतलब एक से अधिक बार आ चुका है। बट आपको लग रहा है ना कि अच्छा फ्रीक्वेंसी 2 है ना, मतलब ये सबस्ट्रिंग बी कहीं और भी प्रेजेंट होगा इस GBB के अलावा, यहाँ या तो यहाँ पर, बट ऐसा है ही नहीं। तो आपको पता क्या इंश्योर करना है कि जब आप GBB का सबस्ट्रिंग निकाल रहे होगे ना और मैप में पॉपुलेट कर रहे होगे, तो आपको इंश्योर करना है कि अगर बी ऑलरेडी है, डाल रखा है मैंने इसके लिए, इस GBB के लिए, करंट स्ट्रिंग के लिए, तो एक ही बार डालोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपको 1 डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए वहाँ पर अनऑर्डर्ड सेट ले लेना जब सबस्ट्रिंग जनरेट कर रहे होगे तो, और इंश्योर कर लेना कि जब मैं एक करंट स्ट्रिंग का निकाल रहा हूँ सबस्ट्रिंग, तो यूनिक ही डालूंगा। GB GBB, B को एक ही बार डाला मैंने, BB को एक ही बार डाला मैंने। ठीक है, तो अब देखो B का सबस्ट्रिंग मैंने 1 कर दिया। अब इसका काउंट 1 है तो मैंने देखा ये B है, इसका सबस्ट्रिंग का काउंट 1 है, सिर्फ एक ही है B। ठीक है, तो ये वैलिड आंसर है। और देखो इसका लेंथ मेरे शॉर्टेस्ट के लेंथ का बराबर तो है, बट ये लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है, तो अब से मैं इसको अपडेट कर दूंगा। मेरा शॉर्टेस्ट में अब मैंने B डाल दिया, तो देखा ये B मेरा क्या हुआ था, मेरा गलती मेरा G आंसर आ रहा था। ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा मुझे सबस्ट्रिंग का काउंट ऐसे चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर B फिर अपडेट हुआ, है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ BB पे, है ना। तो अभी मेरा आंसर ये है, राइट, ये BB है मेरा आंसर। ठीक है, अब BB पे आए, यहाँ पर आए BB पर, तो BB की फ्रीक्वेंसी 1 तो है, बट आंसर ये है, पॉसिबल आंसर है, बट मेरे पास शॉर्टेस्ट जो है वो और भी छोटा है, तो मैं इसको आंसर नहीं लूँगा, बट ये करेक्ट आंसर था। ठीक है, और ये B मैं दोबारा देखूंगा ही नहीं, क्योंकि देखो मैंने देखा कि अच्छा ये B ऑलरेडी स्टोर्ड है यहाँ पर ना इस मैप में, तो मैं इस B को क्यों स्टोर करूँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक ही फ्रीक्वेंसी रखी मैंने उसकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, अगर मान लेते हैं नेक्स्ट टाइम फिर एक और कोई स्ट्रिंग होता, मान लेते हैं BD कोई स्ट्रिंग होता, तो इसका देख रहे हो B एक सब स्ट्रिंग होता ना, BD। ठीक है, तो इसका एक B सब स्ट्रिंग होता, तो इस BD के लिए यहाँ पर जो B है, इसकी वजह से एक और नया B आ गया, तो यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती।
ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लेकिन ये करंट स्ट्रिंग का है ना, ये करंट स्ट्रिंग का था, जीबीबी के अंदर ही था वो वाला बी, 2 बार आ गया था। इसीलिए जब करंट स्ट्रिंग का आप निकाल रहे हो तो अनऑर्डर्ड सेट ले लेना, ताकि आप यूनिक सब स्ट्रिंग ही डाल पाओ। तो इसे जीबीबी की वजह से बी एक ही बार आया था, भले यहाँ 2 बार दिख रहा है आपको, हम एक ही काउंट बढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़, ये कॉर्नर केस था, और आपको कोड भी ऑलमोस्ट समझ में आ गया। आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके खुद से कोड भी कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, किसी भी सबस्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग निकालना बहुत सिंपल सा काम है यार, आपको ऑलरेडी कोड आता होगा, बट मैं अभी कोड करूँगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, मान लेते हैं ABC है, ठीक है, ABC है, तो आपको इसका सबस्ट्रिंग निकालना है। तो आई यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, जे को कहाँ से स्टार्ट करोगे, i+1 से स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबस्ट्रिंग कैसे लोगे, सबस्ट्रिंग मान लेते हैं ये मेरा S था, ठीक है, S.substr, इंडेक्स I से स्टार्ट करना है मुझे, है ना, और लेंथ कितना चाहिए, J-I। तो अभी J की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 0, 1 0 यानी कि 1, यानी कि I से स्टार्ट करना और एक लेंथ का लेना है ना। ये C++ में ऐसे ही होता है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स बताना पड़ता है, यहाँ पर लेंथ बताना पड़ता है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको A सबस्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद J फिर जाएगा यहाँ तक, J यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, J-I जब करोगे तो 2 - 0 हो जाएगा ना इस बार, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, लेंथ हो जाएगा मेरा 2। तो AB आ जाएगा मेरा, फिर ये तो A आ गया था, एक AB आ गया था, ठीक है। अब देखो J जब आगे बढ़ेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, बट एक सबस्ट्रिंग आपने मिस कर दी ना। I से स्टार्ट होने वाला कितना सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, एक तो A, एक तो AB, एक तो ABC। तो ABC आपने मिस कर दिया, तो ABC अभी भी आप कर सकते हो। J को आप N तक ले जाना, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, लेंथ 3 ना, तो J को 3 तक ले जाना। अब देखो सबस्ट्रिंग जब निकालोगे I से J-I का, तो J-I कितना हो जाएगा, 3 - 0 हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो I मेरा 0 है और लेंथ कितना आया, 3 आया, J-I 0 से 3 लेंथ का सबस्ट्रिंग चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा, है ना। सिंपल सा डबल फॉर लूप है और कुछ नहीं, जहाँ पर I आपने 0 से स्टार्ट किया और J हमेशा I+1 से स्टार्ट होगा, है ना। फिर नेक्स्ट फॉर लूप चलेगा, I = 1 से स्टार्ट होगा, है ना, I यहाँ पर आ जाएगा, फिर J यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो सबस्ट्रिंग तो आसान है निकालना, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मान लेते हैं किसी स्ट्रिंग का लेंथ अगर n है, तो पता है टोटल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स कितना हो सकता है, n × n+1/2। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना, ऑलरेडी पता होगा, गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा आपको। तो अप्रॉक्सीमेटली देख रहे हो n² ही आता है ना, अप्रॉक्सीमेटली n² आता है, इसलिए मैं n² बोल रहा था, वर्स्ट केस सिनारियो, ठीक है, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना सबस्ट्रिंग बनता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से जो अपना स्टोरी, अब तो ऑलरेडी सब कुछ सीख ही चुके हैं आप, वीडियो पॉज करके कोड भी कर सकते हो। जल्दी से कोड करते हैं और वहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे और फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखा है तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान था, बट आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करनी थी, करना काफ़ी कुछ था इसमें। तो सबसे पहले वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग नाम का एक रिजल्ट बना देते हैं, जहाँ पर हम अपना रिजल्ट डालेंगे और इसको रिटर्न कर देंगे लास्ट में, ठीक है। अब याद करो, अरे के हर एक स्ट्रिंग पे जाते थे और उसके सारे सबस्ट्रिंग प्री कंप्यूट करते थे, राइट। तो उसके लिए मैप रख लेते हैं, है ना, ताकि सारे सबस्ट्रिंग का मैं काउंट मेंटेन कर सकूँ, ठीक है। अब एक एक करके सारे स्ट्रिंग पर जाते हैं, स्ट्रिंग एंड str ऑफ ARR, ठीक है, सारे स्ट्रिंग पे जाते हैं। और याद करो, इस करंट जो मेरा str है ना, जिसको मैं अरे आई भी बोल सकता हूँ, है ना, करंट जो str है, इसका ही सिर्फ यूनिक ही सबस्ट्रिंग मुझे डालना है इस मैप में, सिर्फ यूनिक इसके, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बोला था ना कि मैं एक सेट ले लूँगा, अनऑर्डर्ड सेट स्ट्रिंग st, ठीक है। इसका या तो नाम इसका सीन रख दो, कुछ भी रख सकते हो, है ना। अब मैं सबस्ट्रिंग निकालना स्टार्ट करता हूँ इस स्ट्रिंग का, str का, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था, मैंने आपको सिखा दिया, I = 0, I < str.length, ठीक है, I++ फॉर इंट J = I+1 से स्टार्ट होगा, J == तक जाएगा। देखो याद करो, मैंने आपको दिखाया अभी तक क्यों, ठीक है। J++, ये क्लियर हो गया कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। आप सबस्ट्रिंग निकाल लो, स्ट्रिंग substr = str.substr, इंडेक्स I से स्टार्ट होगा और J-I इसका लेंथ होगा। आपको सबस्ट्रिंग मिल गया, ठीक है। अब बस ये चेक कर लो कि scene.find, कहीं ये सबस्ट्रिंग मैंने निकाल तो नहीं रखा पास्ट में, इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू scene.end हुआ, मतलब मैंने नहीं निकाल रखा है इस सबस्ट्रिंग को पहले पास्ट में। तो कोई बात नहीं, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, डॉट सबस्ट्रिंग ++ और करंट str का जो सबस्ट्रिंग अभी मुझे मिला है उसके में मैं ऐड कर दूंगा scene.insert substr, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब जब नेक्स्ट ARR आएगा उसके लिए एक नया अनऑर्डर्ड सेट बनेगा और उसके लिए सिर्फ यूनिक डालेंगे, है ना। तो फिर मेरा मेरा मैप ये अपडेट हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, मैं लिख भी देता हूँ, प्री कंप्यूटिंग ऑल दी सबस्ट्रिंग्स। यहाँ पर मैंने प्री कंप्यूट कर लिया। इसके बाद तो बहुत सिंपल है, इसके बाद अब बस आपको क्या करना है कि जाना है एक एक स्ट्रिंग के पास, स्ट्रिंग एंड str इन ARR, ठीक है। सारे स्ट्रिंग के पास जाएंगे, ओके। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ कि इस करंट str का शॉर्टेस्ट में निकालना है, शॉर्टेस्ट अभी ब्लैंक है ये, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना था, इस str का सारा सबस्ट्रिंग निकाल लेना है और डायरेक्ट उन सबस्ट्रिंग को आप सर्च मार सकते हो अब मैप में, जो मैप में आपने स्टोर कर रखा था। तो सबस्ट्रिंग निकालने का सिंपल सा यही कोड था, और क्या, डबल फॉर लूप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही था ना, str.length एंड सो ऑन, सेम ही कोड है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ओके। अब मैं यहाँ पर सबस्ट्रिंग निकाल लेता हूँ, स्ट्रिंग सब str इज इक्वल टू str.substr i से j माइनस आई कॉमा j माइनस आई लेंथ का सबस्ट्रिंग निकाल लिया। अब बस आपको क्या चेक करना है कि ये वाला सबस्ट्रिंग जो है, जो इस str में प्रेजेंट है ना, कहीं और भी तो नहीं प्रेजेंट है। तो मुझे बस यही चेक करना है कि भाई मैप में मेरे इफ़ यूनिक में ये वाला सब str प्रेजेंट होगा तो ज़रूर लेकिन एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी, मतलब कहीं और ना प्रेजेंट हो वो। एंड ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, या तो शॉर्टेस्ट मेरा एम्प्टी हो, ठीक है, या तो एक सेकंड, या तो शॉर्टेस्ट एम्प्टी हो, या तो जो करंट सबस्ट्रिंग आया है उसका लेंथ छोटा निकला है मेरे शॉर्टेस्ट डॉट लेंथ से, तब भी मैं आंसर अपडेट करूँगा शॉर्टेस्ट को, ठीक है। या तो अब देखो, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों का लेंथ इक्वल पड़ गया, ठीक है, अगर दोनों का लेंथ इक्वल हुआ एंड अगर इक्वल है तो बस हमें क्या चेक करना है कि ये जो करंट सब str है वो छोटा निकल आया मेरे शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तब मैं अपडेट कर दूंगा अपने शॉर्टेस्ट को, है ना। शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू सब str से अपडेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ सारे सबस्ट्रिंग में ट्राई मार लूँगा, ये फॉर लूप खत्म होगा तो शॉर्टेस्ट मुझे अपडेटेड मिलेगा। तो मैं लास्ट में यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में शॉर्टेस्ट अपडेट कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में सब अपडेट हो जाएगा तो रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे। यूनिक, यहाँ पर कोई हमने ये मिस कर दिया है, हाँ। अब रन करके देखते हैं, लेट्स सी। इंडिडेट देखो पास तो हो गया टेस्ट केस, है ना। सबमिट करते हैं, उसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको दिखाता हूँ। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी डिटेल में हमने समझा है इसको, है ना। कोई भी चीज़ हमने स्किप नहीं की है यहाँ पर। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर आपने अरे पर इटरेट मारा, तो मान के चलते n स्ट्रिंग्स थे टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो, 2 फॉर लूप यहाँ लगा, ठीक है, और यहाँ पर एक फॉर लूप लग रहा है। देखो सब str इंटरनली O ऑफ n तो लेगा ना वर्स्ट केस में, और यहाँ पर भी मान के चलते हैं n है, यहाँ पर भी मान के चलते हैं n है, ठीक है। मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ कि हर स्ट्रिंग का लेंथ भी n ही होगा, ठीक है। तो देख रहे हो n इंटू n इंटू n इंटू n, है ना। तो कितना हो गया, n का पावर 4 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली O ऑफ n का पावर 4 है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट ये एक्सेप्टेबल है, पता है क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जो सबसे घटिया अप्रोच था उससे तो बेटर है, उसमें तो बहुत ऊपर चला गया था। यहाँ पर देखो कंस्ट्रेंट छोटा है थोड़ा, लेंथ 20 होगा, n का लेंथ मैक्सिमम 100 होगा, तो n का पावर 4 चल जाएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो n यहाँ लग गया, n स्क्वायर यहाँ लग गया, फिर यहाँ पर एक और n लगा, तो ये भी वही है अप्रॉक्सीमेटली। ये जा रहा है कहाँ पर, n का पावर 4 पे ही जा रहा है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करो। हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है, एक तो लिया यूनिक सबस्ट्रिंग, ये तो रिजल्ट है, इसको इग्नोर मारो। तो यूनिक सबस्ट्रिंग में हम सारे के सारे सबस्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। अब मैंने आपको सिखाया था कि अप्रॉक्सीमेटली n स्क्वायर सबस्ट्रिंग बन सकते हैं। तो n स्क्वायर सबस्ट्रिंग यहाँ लग गया, ठीक है, n स्क्वायर सबस्ट्रिंग यहाँ लग गया। बट वो तो एक स्ट्रिंग का n स्क्वायर सबस्ट्रिंग हो सकता है। हमारे पास कितने स्ट्रिंग है, टोटल n स्ट्रिंग्स है, तो n स्क्वायर इंटू n सबस्ट्रिंग्स है।
हर स्ट्रिंग का कम से कम अप्रॉक्सीमेटली n स्क्वायर सब स्ट्रिंग्स होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कहाँ जा रहा है, n क्यूब की तरफ जा रहा है। ये भी अप्रॉक्सीमेट करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अरे का लेंथ भी मैं n मान रहा हूँ और अरे में जितने स्ट्रिंग्स है उनका भी लेंथ मैं n ही मान रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट करके, ताकि सिंपल हो जाए थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसा अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यूअर को आप बोल देना कि आप अज्यूम कर रहे हो, ऐसा बताना ज़रूर उसको। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।